खा क्या कीजिए, कुछ ना कुछ बिस्किट चाय, तब ना एनर्जी रहेगा। क्या सर, लड़का लोग ठीक है, आराम से रात का रोटी बचता है खा लेता है क्या, उसमें स्टार्च ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। एक रोटी खाओगे बहुत मीठापन ज्यादा आएगा, और सूखा रोटी खाया करो तो और मीठा लगेगा। नहीं समझी? आप कोशिश करना कि सलाइवा के साथ और मीठा लगेगा। हैं? चलिए, पिछले क्लास में बता रहे थे क्लोरोप्लास्ट, पूछते हैं कुछ, देखते हैं कितने लोग याद करके आते हैं। क्या यार, इधर से पीछे। हाँ, ये बेंच का सेकेंड। हाँ फिर बताइए, बताइए डीएनए का, डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये अच्छा, ये इतना बता दीजिए कि कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाँ, और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये तीन जगह डीएनए पाए जाते हैं। अब बताइए कि जीन क्या है? अब तो शांत रहिए, आपका नंबर आएगा, जरूरी नहीं कि किसका आ जाएगा, वो तो हम भी नहीं जानते। डीएनए का बोलिए, सही तो बोल रहे हो जी, सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा ये बताइए, जीन का खोज कौन किया सबसे पहले? कौन बताया? तो बताया जी। बैठ जाओ तुम, वो आगे वही जवाब देगा, अब तुम जवाब दो। गुणसूत्र का खोज कौन किए? हैं? यही पढ़े हो? जैसे बैठे रहोगे ना तो लगता है कि सब कुछ आ रहा है ना? ये तो आसान क्वेश्चन है, खड़े होगे ना तो टफ हो जाता है चीजें। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पेपर घर में बनाओगे, कितना आसान क्वेश्चन था, हम भी फॉर्म भरते, और एग्जाम दोगे तो वही क्वेश्चन क्या लगेगा, टफ। तो आसान होता है दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना। बैठ जाओ, चलिए पढ़ाते हैं आज। ये क्या आ गया? ये शाम वाला डिलीट ना होता है ना? शाम में चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, तो ये अभी क्या चल रहा है, फिजिक्स। 3 दिन फिजिक्स चलता है बाबू, सोमवार मंगलवार बुधवार, और बृहस्पति शुक्र शनिचर केमिस्ट्री। तो उसमें लास्ट हो रहा है, अभी दिक्कत होगा, आओगे तो ना समझ में आएगा। कैसे हटेगा वो? चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठ जाओ, जगह नहीं है। तुम लोग पढ़ाई करती हो? एक दूसरे से पूछते हैं। तुम बताओ। नहीं अभी नहीं, ठंडा है, सरस्वती पूजा की आराधना करने दीजिए उसके बाद बताइए। डीएनए में, हला नहीं, आवाज नहीं, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं पाए जाते? अब मन से मात्र आधा घंटा 1 घंटा घर पर देखिए, ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है। बताए थे नाइट्रोजन युक्त क्षार, डीएनए में कौन सा, ये सब क्वेश्चन है ना बाबू, बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। तुम बताओ मैया, देख ली? ना देख ली? निकाल ले हो गए ना देखी? जीन है?
तो तुम बता दो कि टोटल कितने जेनेटिक अभी नाइट्रोजीनियस बेस पाए होते हैं टोटल। हाँ, और दो कौन कौन होता है प्यूरिन में? हाँ, कभी प्यूरिन आपस में बॉन्ड बनाएगा? अच्छा ठीक है, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ग्वानिन, वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो पढ़ाई की है कुछ न कुछ, तुम भी बैठ जाओ। अब तुम लोग दोनों गोए हो तो सिखाओ उसको, मतलब फ्रेंड दोस्त। चलिए लास्ट, बताए थे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया था शायद। बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में? थाइलेक्वाइड में। थाइलेक्वाइड में होता है। थाइलेक्वाइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। और ग्रेनम की संरचना कहाँ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में। तो आपका प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए कि इनसाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल, तो बताना है क्या? लीफ, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद थाइलेक्वाइड। या थाइलेक्वाइड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ग्रेनम, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए, क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है कि नहीं? यस, इसके पास डीएनए है। नेक्स्ट लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट। कल बताए थे क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट में, उसके लिए क्या है? ग्रीन कलर। अगर प्लांट का ग्रीन कलर है तो प्लांट में किसके कारण से होता है? क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग को छोड़कर, ग्रीन यानी हरा रंग को छोड़कर आप कोई भी रंग को सोचिए, वह किसके कारण होगा? क्रोमोप्लास्ट। हम ये बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट में मात्र एक पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही प्लांट का जो लीफ का कलर हुआ कैसा होता है? हरा। लेकिन इसमें कोई खास पिगमेंट एक नहीं रहता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट रहते हैं। जैसे अगर प्लांट का पीलापन हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा क्रोमोप्लास्ट किस भाग में पाया जाता है? रंग बिरंगे कलर कहाँ रहता है प्लांट में? जैसे हम बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पत्तियों में, क्या? पत्तियों में, क्योंकि वहां कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है कहाँ? थाइलेक्वाइड में। तो उसी तरह से ये क्रोमोप्लास्ट का रंग तो अलग अलग हुआ, लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं आएगा। हरा रंग को छोड़ करके आप जो भी रंग बोलिए, नीला, पीला, बैगनी, लाल, ये सब किसके कारण होगा? लेकिन वहां ये बताए थे कि वहां एक खास पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। लेकिन इसमें कोई खास पिगमेंट नहीं होता। अगर प्लांट का कोई फल, अगर वह पीलापन है फूल, तो वह अलग पिगमेंट, लाल है तो वह अलग पिगमेंट। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। सब रंग का अलग अलग पिगमेंट होता है, कोई एक खास पिगमेंट नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन यहाँ होता है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है, तब आपको बताना है क्लोरोफिल। लेकिन इसमें कोई खास पिगमेंट, जैसे पूछा जाएगा कि सूरजमुखी के फ्लावर में कौन सा पिगमेंट पाए जाते हैं, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि सूरजमुखी का फ्लावर जो है किस कलर का? पीलापन। तब उस पीलापन के लिए आपको पिगमेंट याद रखना पड़ेगा। तो पिगमेंट का एक अलग चैप्टर है बॉटनी, यहाँ कुछ कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन रंग बिरंगे जो प्लांट होते हैं वो किस लवक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। हरा जो है वह क्लोरोप्लास्ट। ये सब लवक के कारण है। तो अगर पूछा जाए कि प्लांट का हरा रंग किस लवक के कारण? क्लोरोप्लास्ट। और हरा को छोड़कर जो भी अब कलर आप देख रहे हैं किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? फल में, फ्रूट्स में। आप फल का कलर अलग अलग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये फ्रूट में, और क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पत्तियों में। तो लिखिएगा यहाँ क्रोमोप्लास्ट। लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर क्रोमोप्लास्ट
हरे रंग को छोड़कर क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी, अब अन्य में मतलब हरा रंग उसमें नहीं आएगा, बाकी आप जो भी रंग सोचिएगा वह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है, यानी इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर नहीं आएगा, इसमें ग्रीन कलर नहीं होगा। और क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा जड़ में पाए जाते हैं, रूट्स में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा रूट्स में पाए जाते हैं। तुम लोग इंग्लिश में लिख पा रही हो? कितने लोग लिखते हैं? लिख पा रही हो? नहीं, लिखना पड़ेगा। लिखेगा क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा हला नहीं, दूसरा क्या बताएं, क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा रूट में पाई जाती है। क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा जड़ों में पाई जाती है। अब यहां समझिएगा, यहां इस बार बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा था, स्टेटमेंट में पूछा था। स्टेटमेंट समझते हैं ना, कथन दिया हुआ था, कथन 1, कथन 2, कथन 3 और डी और ई था। इस तरह से आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। हम जो स्टेटमेंट अभी बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इस तरह से था कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। ये पहला स्टेटमेंट। क्या बोले? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, पहला स्टेटमेंट। अगर ये पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप जवाब दे पाइएगा। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं, इसका रिवर्स। पहले क्या बोले? क्लोरो क्रोमो, दूसरा क्या बोले? क्रोमो क्लोरो। और तीसरा इसी तरह से था कि श्वेत वर्णी का कलर हरा होता है। नहीं, श्वेत वर्णी मतलब क्या? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तो हरा होता है? नहीं, ये तो कथन ऐसी गलती हो गया। ठीक है, और डी मतलब क्या? सब, और ई मतलब कोई नहीं। तो आपको सोचना है कि जो दो स्टेटमेंट बोले हैं, क्या क्या, क्लोरो क्रोमो में बदल सकता है या क्रोमो क्लोरो में बदल सकता है? तो सोच के बताइए। चलिए पीछे से पूछ लेते हैं। बताइए पीछे सबसे जी, कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैसे हम स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट क्या था कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्रोमो में चेंज कर सकते हैं या प्लांट क्रोमो में चेंज करता है। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में बदला जा सकता है। या दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक सही है। सबसे पीछे ऊपर वाला। और ये गलती कैसे हो गया? कुछ समझाइए तो। गलत होगा तो कैसे होगा? क्यों नहीं बदल सकते हैं? नीचे वाला और ऊपर वाला गलत। यानी मतलब कहने का अर्थ ऊपर वाला क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में नहीं बदलता है। अच्छा ठीक है, समझाते हैं, बैठ जाइए। इधर से तुम बताओ। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है? कैसे?
हम ये नहीं बोले हैं, हम ये इसमें क्वेश्चन बोले हैं वो ठीक है, ये इसमें ये क्वेश्चन है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदला जा सकता है, प्लांट क्या क्रोमो को क्लोरो में बदलता है? नहीं। और क्लोरो को क्रोमो में? ये तो अलग है, ये तो हरा है, वो तो रंग बिरंगी है, तो कैसे बदल सकते हैं क्लोरो को क्रोमो में? ये हरा है ना जी, ये तो हरा है, और ये क्या है, हरा को छोड़कर, तो इसको इसमें बदल सकते हैं? हैं? और इसको क्यों? जब बैठो नहीं समझ में आया, देखो समझो, अब आप लोग खुद जवाब दे दीजिएगा, कुछ कुछ सही बता रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है कि कौन होगा, तुक्का मारेंगे हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, कोई एक फल ले लेते हैं, जैसे क्या ले ले, अमरूद ले ले, नहीं मिर्च ले लेते हैं, चिल्ली। देखो यहाँ पर ये फल ना है, है? फिर अब हाल नहीं समझिए, ये क्या है, मिर्च। मिर्च देखे हैं किस कलर का होता है? हरा। वेरी गुड, ये हरा। हाँ, अरे तो सुनो तो, पहले क्या होता है, लाल। तो लाल हरा किसके कारण? हरा किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट। यानी प्लांट का जो फ्रूट है हरा है, वह किसके कारण? अब ये हरा लाल में बदलता है, तो जैसे हरा लाल में बदलना, ये किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट। अब ये लाल हरा होगा, तो ये गलत हो गया, यानी क्रोमो को क्लोरो में, यानी अगर वह कलर ले लिया लाल पीला नीला कुछ भी, तो वह हरा नहीं हो सकता, लेकिन हरा को दूसरा कलर में आ सकता। जैसे आम को ले लो, आम क्या रहता है, कच्चा, उसके बाद क्या हो जाता है, हा? जो भी कलर आता है तो क्लोरो को किस में बदल सकते हैं, क्रोमो को, लेकिन क्रोमो को क्लोरो में, समझ में आया? यानी मिर्च हरा से लाल है, अगर आप लाल से फिर हरा कर दिए तो वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं समझे? तो यही स्टेटमेंट था कि क्लोरो को क्रोमो में बदल सकते हैं, यस, लेकिन क्रोमो को क्लोरो में नहीं। देखो ये सब समझोगे तब क्वेश्चन बनेगा। जैसे में इसमें कोई खास पिगमेंट नहीं होता है, जैसे तीसरा पॉइंट में आप सनफ्लावर देख रहे हैं, तो सनफ्लावर में कैसा कलर, जिससे लिखे हैं उसे वही कलर का पीलापन, इसमें कलर कैसा होता है, पीलापन। तो ये पीलापन में एक खास पिगमेंट होता है, इसमें एक खास पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं जैंथोफिल। जैंथोफिल, जैंथोफिल यानी जेंथोफिल भी बोलते हैं। जेंथोफिल के कारण फ्लावर का जो कलर होता है वह कैसा होता है, पीला। तो जेंथोफिल क्या है, एक तरह से क्रोमोप्लास्ट का भाग है, यानी क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में मात्र एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो, और जैसे आप गाजर देखते हैं, गाजर खाए हैं, कैरोट, तो कैसा रंग का होता है, लाल जैसा, यही ना? तो इसमें कैरोटीन होता है, क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट है, कैरोटीन पिगमेंट होता है। इसमें कैरोटीन पिगमेंट के कारण गाजर का कलर जो है वह लाल होता है। एक लाल जो इससे बीटरूट होता है, बीटरूट देखे हैं, चुकंदर, बीटरूट खाते हैं ना जी, खाया कीजिए बीटरूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुकंदर। तो चुकंदर भी क्या होता है, लाल, लेकिन इसमें अलग पिगमेंट होता है, इसका पिगमेंट होता है बीटानीन। कौन सा पिगमेंट, बीटानीन। तो अभी कुछ खास पिगमेंट लिख लीजिए जो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में कोई खास पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो प्लांट को, पत्तियां और फल को रंग देने का कार्य करता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्रोमोप्लास्ट जो है, हरा रंग को छोड़कर जो भी रंग सोच रहे हैं वह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ऊपर तो लिख चुके हैं ना, यहां तक लिख लीजिए। सूरजमुखी का जो कलर होता है जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल क्या है, वर्णक है।
दूसरा गाजर, गाजर का जो लालपन होता है वह कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। कैरोटीन क्या है? वर्णक है। बीटरूट, बीटरूट को चुकंदर बोलते हैं, इसमें भी लालपन होता है, लेकिन इसका एक अलग पिगमेंट है जिसे बोलते हैं बीटानीन। एक होता है बीटाडीन, तो मेडिसिन हो जाता है, ठीक है। बीटानीन जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट को बोलते हैं लाल, रेड मेडिसिन। यहां बीटानीन लिखा हुआ है। इसी तरह से कुछ बहुत सा पिगमेंट है, तो वो पिगमेंट का एक अलग क्लास ले लेंगे। जैसे टमाटर का लाल किसी कारण? लाइकोपिन। तो बहुत सा पिगमेंट होता है, एक दो लिख लीजिए बस यहाँ। यानी अगर कलर हरा छोड़ दिया जाए तो किस लवक के कारण? क्रोमोप्लास्ट। हरा पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण? लावक पूछे हैं, पिगमेंट नहीं पूछे। तो लावक पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। देखिए अब हर चीज में आप पिगमेंट नाम लीजिए गलत हो जाएगा ना। हम यहाँ अगर लवक जवाब लवक पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। प्लांट का हरा रंग किस लवक के कारण? लवक पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल। सूरजमुखी का पीलापन किस लावक के कारण? फिर गलत बता दिए, क्रोमोप्लास्ट। लावक पूछ रहे हैं और लावक के 3 प्रकार बताएं, क्लोरो, क्रोमो और लिको, ठीक है। पिगमेंट यानी वर्णक पूछा जाए तब उसका स्पेशल वर्णक बताना, ठीक ना। तो जेंथोफिल सब याद करोगे, वर्णक होता है। हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा पॉइंट, लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट, देखो लिकोप्लास्ट क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ट्रांसपेरेंट करने का अर्थ क्या हुआ? पारदर्शी, पारदर्शी रंग यानी कोई कलर नहीं। ट्रांसपेरेंट समझिएगा, ये सबसे ज्यादा रूट्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जड़ों में। ये क्रोमोप्लास्ट में रूट्स लिख दिए थे क्या जी? ये बताए थे सबसे ज्यादा क्या? फल में सबसे ज्यादा। आप लोग बोले क्यों नहीं? हम आपको समझाएं सबसे ज्यादा कहाँ? फल में। सबसे ज्यादा क्या? फल में ना। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, लिखवाए भी थे फलों में सबसे ज्यादा। आप यहां समझिएगा लिकोप्लास्ट क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, यहां समझिएगा। लिकोप्लास्ट का काम है स्टोर करना। स्टोर मतलब समझते हैं? संग्रहित, संग्रहित करना। सुनिएगा उसका बाद लिखिएगा। इस संग्रहित क्या करता है? ये शर्करा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टार्च समझते हैं क्या? जैसे क्वेश्चन आ जाए प्लांट अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल किस रूप में स्टोर करता है? जैसे हम लोग भी खाना स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कहाँ करते हैं स्टोर? लीवर में करते हैं। तो लीवर में हम लोग खाना जो होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन बदलता कैसे है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। हम लोग में हार्मोन है, हम लोग में लवक नहीं है। हम लोग को भगवान क्या दिया है? हार्मोन, लेकिन इसमें क्या है? लवक। तो ये स्टोर के आधार पर इस लिकोप्लास्ट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? किसके आधार पर? संग्रहित के आधार पर, यानी शर्करा को संग्रहित के आधार पर लिकोप्लास्ट को 3 भाग में करते हैं। और इसका मेन काम है शर्करा को संग्रहित करना। और शर्करा जो भी कार्बोहाइड्रेट ये बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये इसको किस फॉर्म में स्टोर करवाता है? स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च के फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ होता है बताइए?
रूट्स में, जड़ों में। आप जानते हैं कि भोजन जो संग्रहित होता है प्लांट के किस भाग में? जड़ में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो लिखिएगा, लिखिएगा लिकोप्लास्ट लिकोप्लास्ट प्लांट के जड़ों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिकोप्लास्ट प्लांट के जड़ों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिकोप्लास्ट प्लांट के जड़ों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसका फंक्शन यानी कार्य। लिखिएगा यह शर्करा को स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित करता है। यह शर्करा को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। यह शर्करा को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। अब यह स्टार्च क्या क्या हो, किस किस फॉर्म में आता है, यह आपको समझना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा संग्रहित के आधार पर लिकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा गया। संग्रहित के आधार पर लिकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग क्या है स्टोर के आधार पर, इसको याद रखना है। ठीक है, पहला आप याद रखिएगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो ये नाम है तो आप हिंदी में भी एमाइलोप्लास्ट। दूसरा एलीरोप्लास्ट। एलीरोप्लास्ट और तीसरा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट यानी स्टोर के आधार पर लिकोप्लास्ट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। और ये तीनों को समझना कि तीनों का काम क्या है, फंक्शन क्या है। पीछे दिख रहा है, लिकोप्लास्ट का काम क्या है? संग्रहित करना। किसका संग्रहण? स्टार्च यानी खाना को। वो प्लांट जो भी खाना बना रहा है उसको क्या करेगा? स्टोर। और सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ होता है? रूट्स में। और इस लिकोप्लास्ट का 3 भाग होते हैं, एमाइलो, एलिरो और इलियो। अब देखिए जो स्टोर हो रहा है ना, वो शर्करा को किस रूप में स्टोर करेगा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कौन सा लिकोप्लास्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को करने वाला लिकोप्लास्ट का नाम है एमाइलोप्लास्ट। क्या? अगर सिर्फ आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कौन सा
ल्यूकोप्लास्ट करता है तो क्या हो जाएगा, एमाइलो। इसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। यहाँ जो होता है ये एलिरोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन का संग्रहित होता है। किसका, प्रोटीन का। शर्करा का कौन किया, अमाइलो। इलियो का कौन किया, प्रोटीन। और इलियो का जो संग्रहित होता है वह फैट्स और ऑयल का होता है, वसा का होता है। तो वसा का संग्रहण कहाँ, इलियो। प्रोटीन का कहाँ, इलियो। और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ, एमाइलो। इसी तरह से स्टोर के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को बांटा गया कितने भाग में, 3 भाग में। अगर क्वेश्चन आ जाए सिर्फ सिंपल कि स्टार्च को स्टोर कौन सा लवक करता है, तो आपका सिंपल आंसर आना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन स्पेशल क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया जाए कि प्रोटीन कौन सा ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा स्टोर होता है, तो प्रोटीन से पूछा गया, प्रोटीन किसके द्वारा होगा, एलिरो। वसा किसके द्वारा स्टोर होता है, इलियो। पता ही समझ में। तो अगर क्वेश्चन को स्पेसिफाई किया जाए, यानी उस न्यूट्रिशन को, उस पोषक का नाम बता दिया जाए कि प्रोटीन, वसा, शर्करा, तो आपको इसका टाइप बताना है। शर्करा किसके द्वारा होता है, एमाइलो। प्रोटीन किसके द्वारा, और वसा किसके द्वारा। लेकिन सिर्फ इस तरह से पूछा जाए कि स्टार्च को स्टोर कौन सा लवक करता है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ गया, आया तो लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। इसमें लिखेगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा इसका फंक्शन। आपको सिर्फ फंक्शन याद रखना। क्या, हाँ, तो आप कोई भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं वह 3 रूप में लेते हैं। इसी 3 से आपको ऊर्जा मिलती है। आप जैसे पानी पिए, पानी क्या है, मिनरल्स। पानी से ऊर्जा मिलता है, यस या नो। कितने लोग बोलते हैं पानी से ऊर्जा मिलता है कि ना मिलता है? पानी से ऊर्जा मिलता तो रोटी वोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। पानी जो है सिंपल फूड है, क्या है, सिंपल। और सिंपल फूड, इसका डाइजेशन नहीं होता बाबू, और सिंपल फूड का कोई भी ऊर्जा उससे नहीं मिलता। तो ये दिमाग से हटा देना कि पानी से ऊर्जा मिलता। हाँ, पानी के प्रेजेंट में आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये बात सही है। ये नहीं कि पानी से ऊर्जा मिलता। तो बाहर बैठे का पानी पी के आते, खाना नहीं बनाते, पानी से ऊर्जा नहीं मिलता। विटामिन से ऊर्जा मिलता है, विटामिन से भी ऊर्जा नहीं मिलता। मात्र 3 न्यूट्रिशन से ऊर्जा मिलता है, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके अलावा आप कुछ भी न्यूट्रिशन लीजिए, उससे ऊर्जा नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा चाहिए कि हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो क्या खाइएगा, वसा। क्या खाइएगा, वसा। और जल्दी ऊर्जा चाहिए तो क्या खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट। और कुछ 1-2 दिन बाद ऊर्जा चाहिए तो क्या खाइएगा, प्रोटीन। तो ये ऊर्जा 3 न्यूट्रिशन से मिलता है, ये ना कि पानी से मिल जाएगा, ये विटामिन, ये सबसे ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन यहां से भी बच सकता है, किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। विटामिन से कोई ऊर्जा, चलिए लिखिए यहां। ऐसा नहीं कि विटामिन नहीं लेना है, विटामिन लेना है, क्योंकि विटामिन के कमी में बहुत सा प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो जाती है। इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस हो जाएगा आपका हार्मोन, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ एमाइलोप्लास्ट के नीचे लिखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में, स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। आप लोग लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या शुगर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। लिख दें, हो गया। इसमें लिखिएगा एलिरोप्लास्ट के नीचे लिखिएगा प्रोटीन, प्रोटीन या अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। प्रोटीन या
अमीनो अम्ल प्रोटीन या अमीनो अम्ल का संग्रहण या संचित भी लिख सकते हैं। प्रोटीन या अमीनो अम्ल का संग्रहित होता है। एलिरोप्लास्ट में किसका संग्रहण होता है? प्रोटीन का। बस एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और इलियोप्लास्ट में वसा का, इलियोप्लास्ट में क्या हो जाएगा? वसा का। तो इसमें लिखिएगा इलियोप्लास्ट में वसा का संग्रह यानी संग्रहित होता है। इलियोप्लास्ट में वसा का संग्रहित होना, इलियोप्लास्ट में वसा का संग्रहित होना। तो इसके आधार पर यानी संग्रहित के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को कितने भाग में? 3 भाग में। एक है एमाइलो, एलिरो, इलियो। वसा का पूछा जाए तो इलियो, प्रोटीन का पूछा जाए एलिरो, और अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाए तो एमाइलो। डायरेक्ट रहेगा कि खाना का संग्रह किस लवक के द्वारा, तो लवक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। अब स्पेशल कोई न्यूट्रिशन यानी पोषक का नाम लिया जाएगा तो आपको ये बताना है, ठीक है। यहां तक क्लियर? पूछना है कुछ? किन्हीं को डाउट वगैरह? कुछ नहीं? चलिए, अब हो गया यहां से लवक कंप्लीट। लवक के बाद आप अब लिखिए, हेडिंग दीजिएगा अंतःपर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। अब देखिए अंतःपर्दवी जालिका क्या होता है। कुछ इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि अंतःपर्दवी जालिका किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, याद आ रहा है? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ये केवल किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपको पता है। अब यहां देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस इंडो का अर्थ होता है अंदर। क्या हुआ? इनसाइड, यानी इंडो मतलब क्या हो गया? अंदर। प्लाज्मिक का अर्थ होता है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम का अर्थ होता है नेटवर्क, नेटवर्क। क्या हो गया? नेटवर्क। इसी का नाम पड़ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम ये बताएं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का भाग है, और कोशिका का जो भी प्रोडक्ट है कोशिका के अंदर की बाहर? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर जालीनुमा संरचना के रूप में, क्या कह सकते हैं? नेटवर्क को जालीनुमा संरचना के रूप में जो संरचनाएं पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवी जालिका। लेकिन आज तक इससे क्वेश्चन हमें इसका पार्ट के रूप में पूछा गया कि कौन सा अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन बनाता है और कौन सा अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन नहीं बनाता है। यही क्वेश्चन बार बार पेपर में आया। तो पहले समझिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालीनुमा संरचना है जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच पाई जाती है। और केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है ये सबको पता है। जैसे हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेल है, ठीक है। और सेल के ठीक बीच में क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक झिल्ली। आप बताइए, और इसके बाहर क्या पाए जाएंगे? ये तो बैग में दिखेगा नहीं। इसके बाहर क्या पाए जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये सेल मेम्ब्रेन। इसी के बीच में यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? अंतःपर्दवी। जो और ये किस फॉर्म में? जालीनुमा के फॉर्म में।
इस तरह से जलेबी ना है, दिखा देते हैं पिक्चर, इसको समझने के लिए इस तरह से बना दिया। देखिए थोड़ा समझिएगा, देखिएगा जो न्यूक्लियस के नजदीक जो नेटवर्क देख रहे हैं उसको हम थोड़ा गाढ़ा बनाए हैं, यानी डेंस बनाए हैं, घनत्व उसमें क्या है ज्यादा। और जो कोशिका झिल्ली के नजदीक है वो क्या है दूर दूर फैला फैला। ये चलो ठीक है, गर्मी का मौसम है, दूर दूर बैठो, ठीक है। और ये क्या है बहुत नजदीक नजदीक। तो आपको यहां समझना है कि ये इसको हम बोलते हैं रफ ईआर। जो केंद्रक झिल्ली के नजदीक जो अंतःपर्दवी जालिका देख रहे हैं इसको बोलेंगे रफ ईआर, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरदरी। क्या बोलेंगे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और जो कोशिका झिल्ली के नजदीक देख रहे हैं ये क्या है बहुत दूर दूर है, इसकी जालीनुमा क्या है दूर दूर है, इसको बोलते हैं एस ई आर। एस ई आर मतलब क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। कैसा चिकनी, तो चिकनी मतलब क्या उस है नहीं, जालीनुमा क्या फैला है। तो इसमें क्या है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये क्या है स्मूथ है, इसमें कुछ भी क्या कह सकते हैं इसमें कर्व का स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ जो है रफ में इसमें कर्व पाया जाता है, और इसी कर्व में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं राइबोसोम। और जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन का निर्माण होगा। ये तो पढ़ा है ना, राइबोसोम है तो क्या होगा प्रोटीन का निर्माण होगा। अब आप बताइए राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं इसमें नहीं, क्योंकि ये केंद्रक के नजदीक है। और जो केंद्रक के नजदीक है वो किस रूप में रहता है रफ में, रफ कह सकते हैं खुरदरी, यानी वहां की संरचनाएं स्मूथ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। और उसी कर्व सरफेस एरिया में क्या पाया जाता है राइबोसोम। आज तक डिफाइंड राइबोसोम जो है हमारे शरीर में, अगर प्लांट सेल को लिया जाए तो प्लांट सेल में राइबोसोम 10,000 पाए जाते हैं। कितने हजार 10,000। और ये बताए थे कि प्लांट का सबसे छोटा सेल का सबसे छोटा भाग क्या होता है राइबोसोम। और अगर प्लांट सेल का बात बताया जाए तो इसमें कितने राइबोसोम 10,000। लेकिन एनिमल सेल में 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं। कितने मिलियन 10 मिलियन। बहुत छोटा छोटा डॉट डॉट स्ट्रक्चर में कि आप लगभग 10 मिलियन सोचिए, 1 मिलियन में कितने लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और यहाँ पर कितना है 10 मिलियन। तो प्लांट सेल में राइबोसोम कितने 10,000, और एनिमल सेल में राइबोसोम कितने 10 मिलियन। ठीक है, तो कुछ अब 10 इंटू 10 कर दो कितना आ रहा है यहां समझिएगा। तो ये जो जालीनुमा संरचनाएं हैं वह कहां पाया जाता है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच जालीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका। थोड़ा आपको पिक्चर दिखाते हैं। इसमें ज्यादा समझ में आएगा, कोई भी ले लेते हैं। देखिए ये एक सेल है ना, और सेल के सबसे बीच भाग को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या हो गया केंद्रक झिल्ली, और यहाँ से क्या हो गया कोशिका झिल्ली। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ से ये जालीनुमा संरचना देख रहे हैं इस तरह से। तो देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर बाहर की ओर दिख रहा है ये केंद्रक झिल्ली के नजदीक रहता है, और ये जो रहता है कोशिका झिल्ली के नजदीक। तो इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है राइबोसोम। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और यहाँ देखिएगा रफ, रफ मतलब क्या खुरदरी। तो खुरदरी में राइबोसोम है और चिकनी में राइबोसोम। तो जो अंतःपर्दवी जालिका रफ है खुरदरी है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है।
और इसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, इसमें सिर्फ वसा का निर्माण होता है। किसका? वसा का। तो दो ही क्वेश्चन याद रखिएगा अंतःपर्दवी जालिका से कि कौन सा अंतःपर्दवी जालिका में वसा का फॉर्मेशन होता है, स्मूथ। और वसा मतलब क्या हो गया? चिकना। तो क्या हो गया? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। क्या हो जाएगा? चिकनी। और जो प्रोटीन होगा वो किसमें हो जाएगा? रफ। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, राइबोसोम पाए जाते हैं अंतःपर्दवी जालिका की, कौन सा अंतःपर्दवी जालिका? खुरदरी की चिकनी? खुरदरी यानी रफ में। रफ में क्या? रफ और क्या हो गया? राइबोसोम। याद रहेगा? रफ और राइबोसोम। स्मूथ मतलब क्या? वसा। क्लियर हो गया? तो ये संरचनाएं कहां पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में। तो लिख लीजिएगा। लिख लीजिए इसका। अंतःपर्दवी जालिका अंतःपर्दवी जालिका अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के ठीक बीच जालीनुमा संरचना में पाई जाती है। जालीनुमा नेटवर्क। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंग्लिश वाले देख के लिखेंगे, ठीक है? कहां पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इस स्ट्रक्चर को बना पाइएगा? दिख रहा है पीछे? देखिए, जो नजदीक वाला आप जाली देख रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे क्या? रफ। और ये रफ कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के नजदीक, रफ। और जो यहां देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ। क्या हुआ जी? तुम्हारा पेन क्या हुआ? तो कायल इतना शरीर बनाया, जब छोटका छीन लिया तो? तुम बदमाशी करता है। अब उसको डार्क क्यों कर रही हो? बनाओ जल्दी। धीरे धीरे पेंट कर रही है। पहले पहले छोड़ना है क्या? सर बोले हैं, सर आए हैं, छोड़ना है क्या? हो गया। एक वो सर्किल बना करके इसी तरह से जाल डाल दो। जो न्यूक्लियर के नजदीक है उसे रफ, और जो दूर है स्मूथ। एकदम पेंट कर रही है। 3 गो पेन यूज करती है। इन लोग लेट ज्यादा करती है तुम लोग। 3 3 4 4 गो पेन। क्या? स्मूथ। स्मूथ लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे। स्मूथ है वह कोशिका झिल्ली के नजदीक, और जो रफ है वह केंद्रक झिल्ली के नजदीक। ये देखो केंद्रक झिल्ली है ना, तो इसके नजदीक क्या है? रफ। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसके नजदीक क्या है? स्मूथ। अभी लिखवाएंगे। ऐसे तो कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, लिखवा देंगे।
नहीं बोलना नहीं है, पहले ये इतना हो गया सबका। इन लोग का पेन नजदीक बैठती है, पेन चलते रहता है। अब यहाँ समझिएगा किस तरह से लिखना है। ई आर मतलब क्या हो गया? ई आर मतलब सब समझ रहे हैं ना, इंडोप्लाज्मिक। आप लोग इसको हिंदी में बोलिएगा अंतःपर्दवी जालिका। और ई आर दो तरह के, एक आर ई आर। आर ई आर मतलब क्या? अब एक हो गया ए सी आर। ए सी आर को बोलेंगे चिकनी। तुम लोग बहुत बोलता है जी, इसको चिकना नहीं लिखना। इसको बोलेंगे खुरदरी। खुरदरी पर्दवी जालिका और उधर चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अब आप लोग खुद बताइए, ठीक है? अब ये बताइए खुरदरी कहां पाए जाते हैं? केंद्रक झिल्ली के नजदीक, केंद्रक के नजदीक। ये हो गया 2 पॉइंट, आराम से लिख लीजिए पहले। रफ ई आर और स्मूथ ई आर। रफ में लिखिएगा, रफ के नीचे समझिएगा कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक के नजदीक पाई जाती है। किसके नजदीक? केंद्रक के। तो लिख लीजिएगा नियर बाई न्यूक्लियस। हिंदी में लिख लीजिए कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक के नजदीक पाई जाती है। खुरदरी में लिखना है बाबू, खुरदरी में लिखना है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक के नजदीक पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा खुरदरी में, ठीक है? अभी इधर स्मूथ में नहीं आना है, अभी खुरदरी। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, राइबोसोम पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। तुम लोग लिख लो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण होता है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए से ही तो बना है राइबोसोम। बताए थे ना कि अगर प्रोटीन का कहीं भी चर्चा आए तो आपके दिमाग में 2 चीज आना चाहिए, राइबोसोम और आरएनए। तो ऑप्शन में आरएनए रहेगा तो राइबोसोम, और राइबोसोम रहेगा तो आरएनए। ठीक है, लिख लिए आप लोग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहा? इन द किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें लिखिएगा पहला चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका झिल्ली के नियर बाई सेल मेम्ब्रेन। तुम क्या सोच रही हो जी?
ठीक है, अंदर बाहर मत सोचो, वो स्ट्रक्चर रहता है केंद्रक झिल्ली तक, ठीक है, और उसके बीच में जो भी रहता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बोलते हैं। तो लिखेगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका किसके नजदीक, कोशिका झिल्ली के नजदीक। दूसरा पॉइंट, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लिखा रहा है, ठीक है, पहला लिखवाएं, ये कोशिका झिल्ली के नजदीक पाया जाता है। दूसरा, इसमें राइबोसोम लिखेगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में वसा का संश्लेषण होता है, स्टोर नहीं। संश्लेषण का अर्थ हुआ निर्माण करना और उसका संवहन करना, ठीक है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में वसा का निर्माण होता है, ये वसा का ही बना रहता है। फैट्स बोलिए या लिपिड्स बोलिए, ठीक है, फैट्स बोलिए या लिपिड्स बोलिए। तो अब यहां समझ में आ गया कि अंतःपर्दवी जालिका का काम क्या है। अंतःपर्दवी जालिका मेनली कितने प्रकार का, दो, एक को बोलते हैं खुरदरी और दूसरा को चिकनी। खुरदरी में राइबोसोम है और जिसमें राइबोसोम है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और इसमें राइबोसोम, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण। तो ये किस चीज का बना होता है, या इसका संश्लेषण, इसमें किस चीज का संश्लेषण होता है, तो वसा का। क्या बताइएगा, वसा का। अब आप लोग खुद याद कीजिए कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स का बना होता है। किसका, फास्फो, यानी फास्फोरस में क्या, वसा, और यहाँ पर वसा है तो ये किसके नजदीक है, कोशिका झिल्ली के नजदीक, वह वसा है ना, तो इसी के लिए ये पूरा का पूरा वसा संश्लेषण होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के नजदीक है। और कोशिका झिल्ली की संरचना क्या होती है, फास्फोलिपिड्स होती है। तो ये कनेक्ट किया कीजिए कि वसा क्यों आया यहाँ, कोशिका झिल्ली के कारण, क्योंकि कोशिका झिल्ली किस चीज का बना था, फास्फोलिपिड्स का। समझ में आ रहा है। तो आप शुरू से रिवीजन कीजिएगा तब क्लियर होगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। अब यहां से हो गया अंतःपर्दवी जालिका खत्म। अब नेक्स्ट लिखिए, क्या क्या बच रहा है बाबू, वैकुल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका या रसधानी। रसधानी, वैकुल्स, रिक्तिका या रसधानी। प्लांट का जो सेल का जो खाली जगह है उसी को हम क्या बोलते हैं, रसधानी। इसे इम्प्टी स्पेस बोला जाता है, खाली जगह। ये खाली रहता है, ये खाली रहता है। अब इसको समझना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये कोशिका का जेब कहा जाता है। जेब समझती है, पॉकेट, पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब। ये पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब कहा जाता है, पॉकेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं, इसको समझना। देखिए वैक्यूल जो होता है वह एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल में बहुत छोटा रहता है, उसका आकार छोटा रहता है, लेकिन प्लांट में इसका आकार बहुत बड़ा रहता है। और बड़ा होने के कारण, क्योंकि ये स्पेस खाली होती है, इसमें खाली होती है, क्या हमेशा खाली रहती है, नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो खाली स्पेस कुछ समय की रहती है, लेकिन प्लांट इसमें पानी को स्टोर करता है। किसको, पानी, खाना, मिनरल्स, यानी प्लांट इसको क्या स्टोरेज के फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब कुछ भी स्टोर करना रहे, पानी को, खाना को, वह कहाँ स्टोर करेगा, रसधानी में। क्वेश्चन आता है कि रसधानी से क्या रिलीज किया जाता है फ्यूचर में, भविष्य में, तो यहाँ से क्या, ग्लूकोज, मिनरल्स। क्यों, जैसे प्रकाश संश्लेषण किसके प्रेजेंट में होता है, सनलाइट के, आपको पता है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्लांट क्या बनाता है, अपना खाना। लेकिन अब सोचिए
ठंडा के मौसम में या बरसात के मौसम में सनलाइट कुछ दिन तक नहीं आएगा, 5-10 दिन तक कभी कभी धूप नहीं उगता, कभी कभी धूप नहीं उगता, तब प्रकाश संश्लेषण प्लांट कर पाएगा नहीं। तो उस स्थिति में प्लांट क्या करता है, जो अपना खाना रसधानी में स्टोर किया है वहां से अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करता, क्योंकि वह खाना कहाँ स्टोर किया था, वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स जो होता है, रसधानी जो होता है, वह दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल में बहुत छोटा और प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। और इसमें स्टोर क्या होता है, खनिज, वाटर, ग्लूकोज, खनिज, वाटर और ग्लूकोज। देखिए प्लांट सेल में कितना बड़ा होता है। देखिए ये प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल का रसधानी जो होता है वो देखिए कितना बड़ा है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो केंद्रक न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, समझे। और इसमें ये बड़ा होने के कारण इसमें सारे चीज स्टोर करने का काम करता है। ये जानता है कि आगे सनलाइट नहीं आने वाले हैं, बरसात के मौसम आ गया है, तो ये मिनरल्स को, खाना को, ग्लूकोज को क्या लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब आप ज्यादा पैसा कमाइएगा तो क्या जेब में रखिएगा कि चलो आज खर्चा वर्चा नहीं करना है, पैसा आया है घर से अच्छा खासा और फीस वगैरह भी नहीं देना है, तो क्या कर रखिएगा, पॉकेट में रखिएगा। इसीलिए इसको हम पॉकेट सेल कहते हैं, कोशिका का जेब कहा जाता है। तो कोशिका का जेब किसको बोलते हैं, वैक्यूल्स को। सब याद है आप लोग का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन, कोशिकीय श्वसन, बैंक मैनेजर, केंद्रक, बैंक मैनेजर किसको, केंद्रक, याद है। पॉकेट का जेब मतलब कोशिका का जेब किसको बोलेंगे, याद रहेगा। इसके काम के अनुसार इसका सरनेम दिया जाता है ना, कि काम से आपका पहचान होती है। तो इसका काम क्या है, एक्स्ट्रा चीज जो प्लांट बना रहा है उसको क्या रखना, स्टोर करना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का जेब यानी पॉकेट। क्यों, क्योंकि इसमें स्टोर क्या होता है, इसमें स्टोर होता है वाटर, वाटर के साथ क्या, मिनरल, और इसके साथ क्या, ग्लूकोज। वाटर को आप जानते हैं पानी, मिनरल्स को क्या बोलेंगे, खनिज, और ग्लूकोज को ग्लूकोज। ठीक है, तो जो हम बनाते हैं उससे अच्छा फिगर यही है, यही बना लो। ठीक है, सिर्फ ये वाला बनाना, बाकी चीज मत बनाना। एक प्लांट सेल बना दीजिए और उसमें एक वैक्यूल बना दीजिए, और इस वैक्यूल में क्या क्या स्टोर होता है उसको लिखना है, पानी, खनिज और ग्लूकोज। ये आपको याद रहेगा कि ये चीज। आप बताइए, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि प्लांट के किस भाग से पानी रिलीज होती है कोशिका के अंदर, तो जो स्टोर करेगा वही ना रिलीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जानते हो क्या लिखा हुआ था, धानी। धानी, धानी पढ़ाए हैं, तो वहां रस छोड़ दिया है, तो क्या नहीं बनाएंगे, नहीं, इसी क्या बोलते हैं, रस धानी। तब सोचोगे कि धानी क्या है, तो धानी कुछ नहीं है, धानी रस धानी है ना। धानी को क्या बोलते हैं, रस धानी। हाँ, इंग्लिश वाले देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्यूल्स, वैक्यूल। इसको सही से बना लीजिए। हाँ, इसको बना लीजिएगा, हम लिखवाएंगे। तो हम बनाएंगे तब बताइएगा, चलो ठीक है। मेरे वाला अच्छा है। देखिए समझिएगा, ये है प्लांट सेल और ये है क्या, वैक्यूल्स। ठीक है, और इस वैक्यूल में स्टोर क्या रहता है, पानी प्लस खनिज, मिनरल्स, और उसके बाद क्या, ग्लूकोज। अगर इसको हम एनिमल सेल ले लेते हैं तो एनिमल सेल में ये ज्यादा स्टोर कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा रहता है। क्या रहता है, तो यहां से क्वेश्चन होता है
कि रसधानी किस प्रकार के कोशिका में बहुत बड़ा होता है, तो किस कोशिका में, प्लांट सेल। ये स्टोर, जैसे सनलाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टोर करके रखे हुए, ये इमरजेंसी केस में स्टोर करके रखता है, ये नहीं स्टोर करके रख दिया 2-3 साल तक, चलो ठीक है बैंक में पैसा रखा हुआ, अभी तो पैसा कमा ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कब स्थिति होता है, जब वह सनलाइट को नहीं ले पाता, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बना रहा, तो कुछ मात्रा में स्टोर होता है, अब वो खाना ले रहा है, तो ये चीजें प्रोसेस चलते रहती है, ये खाली भी होता है, क्या होता है, खाली। जब प्रकाश संश्लेषण हमेशा हो रहा है तो ये स्पेस क्या रहेगा, खाली, इसीलिए तो बोल दिए ये क्या है, खाली जगह है, हमेशा खाली नहीं रहता। कुछ समय के बाद प्लांट जब खाना नहीं बनाने लगता है तो कुछ मात्रा में इसमें क्या कर लेता है, स्टोर। और स्टोर किस फॉर्म में करता है, पानी को करेगा, खनिज को करेगा, और किसको करेगा, ग्लूकोज को। वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है, वहां भी क्या होता है, चीजों को, जैसे प्लांट को वहां का जो हेरिडिटी है, वहां का जो डाइवर्सिटी है, वह प्लांट को क्या एडॉप्ट हो गया प्लांट, तो वहां एक बार प्रकाश संश्लेषण करेगा, कुछ मात्रा में ऑब्जर्व कर लेगा और प्रकाश संश्लेषण होते रहेगा। ऐसा नहीं कि वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, लेकिन वह स्टोर फूड को ही लेके करेगा, ठीक है। जैसे एक होता है हमारे पास डाइवर्सिटी, तो प्लांट डाइवर्सिटी के अनुसार भी आप जानते हैं कि एनिमल सर्वाइव करता है, प्लांट भी सर्वाइव करता है, हम लोग भी सर्वाइव करते हैं। हम लोग को देखिए डाइवर्सिटी खराब हो जाए, हम लोग को माहौल खराब हो जाए, आसपास के रहने का मन करेगा नहीं, अरे यहाँ थोड़ा लड़ाई ज्यादा होता है, बहुत चीजें होती है, चलो यहाँ से खाली करो, दूसरा जगह चलो, तो ये डिपेंड करता है माहौल पर, ठीक है। तो उसी तरह से प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण करता है किस प्रकार के, आप बताइए यहाँ एप्पल लगा दोगे तो चलेगा, नहीं, वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका डाइवर्सिटी अलग चीज है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। प्रकाश संश्लेषण सभी प्रकार के प्लांट करेंगे, लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, ग्रीन, और ग्रीन के अलावा कोई भी प्लांट है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। लिख लीजिए एक पॉइंट में, रसधानी पादप कोशिका में, बोलिए, 2-3 बार तो बोलते हैं, रसधानी पादप कोशिका में, रसधानी पादप कोशिका में बड़ा रसदानी पादप कोशिका में बड़ा रसदानी पादप कोशिका में, यानी प्लांट सेल में, पादप कोशिका में बड़ा, परंतु जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है। परंतु जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है। परंतु जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां से कुछ क्या क्या बच रहा है, एक गोल्जी बॉडी बच रहा है और एक माइक्रो बॉडी समझते हैं, सूक्ष्म काय, उसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म काय। तो नेक्स्ट कल आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतना रिवीजन कीजिएगा।